दुनिया अनजान थी। धरती के तहखाने में एक सच छुपा था, एक जुर्म दफन था। मुजरिम लगभग कामयाब हो गए थे, लेकिन हर जुर्म का एक लेकिन होता है जो कुदाल बनकर गड़े मुर्दे उखाड़ता है। हम रोज थोड़ी ना पिज्जा खाते मम्मा, आज 2 हफ्ते बाद खाएंगे। मैंने एक बार बोला ना, ना मतलब ना। पर क्यों मम्मा? धीरे, पता है ना बाहर पापा सो रहे हैं, 1 घंटे में वापस उन्हें ड्यूटी पर जाना है। पापा तो रोज सोते हैं, रोज ड्यूटी पर जाते हैं। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा प्लीज। अच्छा बंद करो ये नाटक, 1 मिनट। अरे थैंक यू मम्मा। थैंक यू। बाय मम्मा। बाय। जाओ भाई, पिज्जा विज़ा खाओ। पार्थ, अंजलि का ध्यान रखना। ये लीजिए, आपका डब्बा तैयार है। मैं कल का खाना कैंटीन में ही खा लूँगा। क्यों? अब सीधा परसों सुबह वापस आऊँगा। आज नाइट है और कल फिर डे और नाइट। अरे ऐसे कैसे? मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, बहुत बड़ी रैली है, सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ लगे हुए हैं, सबको सुपरवाइज करना पड़ेगा। और सुशील भाई साहब? वो जीजा जी खुद डबल शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी कहीं और थी। अच्छा तो फिर मैं पार्थ के हाथ आपके फ्रेश कपड़े और खाने का डब्बा भिजवा दूँ? मत भिजवाना, मुझे खुद नहीं पता होगा कि मेरी ड्यूटी कहाँ है। अरे आप अभी तो आए हैं, दोबारा कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो एक दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी है, उन लोगों ने मिलने के लिए बुलाया है। कंपनी छोटी है पर बोला कि तनख्वाह यहाँ से ज्यादा देंगे। सुशील, अगर तुम्हारा इस जॉब का काम हो जाए तो जयप्रकाश के लिए भी बात कर देना। ये भी कोई पूछने वाली बात मत हो। जयप्रकाश तुम्हारा भाई कम, मेरा दोस्त ज्यादा है। अच्छा हाँ, वो विक्की और रानी नजर नहीं आ रहे? ट्यूशन क्लासेस का। ठीक है, मैं जल्दी से होकर आता हूँ, फिर आकर सोता हूँ। अच्छा सुनिए, आप पराठा खाएंगे या पुलाव? कुछ भी खिला दो यार, बस घी थोड़ा कम और प्यार ज्यादा मिलाना। चलता हूँ। जल्दी आइए। नमस्ते जयप्रकाश जी। नमस्ते प्रीतम जी। फिर ड्यूटी पर? क्या करें, पापी पेट का सवाल है। फिर तो मुझे बहुत सारे पाप करने पड़ेंगे। हाँ चलता। अरे सुमन, कैसी हो? अरे जयप्रकाश जी, बड़े दिनों बाद। अरे ईद का चांद तो तुम हो गई हो, क्या बात है? अरे मेरी छोड़िए, आप बताइए, घर पे सब ठीक है अभी? बस कट रही है, तुमसे क्या छुपा है। खैर तुम ये बताओ, तुम ड्यूटी पे जा रही हो या आ रही हो? जी नहीं, बेवक्त ड्यूटी करने की आदत मेरी नहीं आपकी है। मैं तो मार्केट जा रही थी, ऑटो रिक्शा का वेट कर रही। तो ऑटो रिक्शा तो क्रॉसिंग से आराम से मिल जाएगा, वहाँ तक पैदल चलते हैं, उसके बाद तो मुझे ड्रॉप करते हुए मार्केट निकल जाना। चलिए ना। चलो। उस शाम के बाद जयप्रकाश परमार गायब हो गया। जी हां, गायब। किसी को कुछ पता नहीं चला कि जोधपुर की एक सिक्योरिटी एजेंसी का सिक्योरिटी सुपरवाइजर कहां हवा हो गया।
अंजलि जल्दी कर, लेट हो रहा है। हाँ, मम्मा बस आ हम रही लोग जा रहे। बाय मम्मा। बाय बाय मम्मा। बाय, संभाल के जाना। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. हाँ वंदिका। मधु दीदी, दीदी सुशील भाई साहब लौट आए क्या ड्यूटी से? हाँ, घोड़े बेच के सो रहे। बोलो क्या बात है? दीदी जयप्रकाश अभी तक घर नहीं लौटे हैं। 9 बजे लौटना था, परसों शाम की निकले हुए हैं घर से। ड्यूटी बढ़ा दी होगी जयप्रकाश की, दूसरा कोई होगा नहीं ना ड्यूटी करने वाला। हाँ दीदी, लेकिन अगर ऐसा कभी भी होता है तो वो फ़ोन करके बताते ज़रूर हैं, और अभी तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तू टेंशन न ले, मैं तेरे सुशील भाई साहब से कहती हूँ चेक करने के लिए। ठीक है दीदी। यार दिमाग मत खाओ यार, तुम भी छुट्टी पे चले जाओगे, यहाँ रात को ड्यूटी कौन करेगा? मेरी दादी माँ का भूत। जाओ यार। हेलो यार अरविंद, जयप्रकाश की ड्यूटी बढ़ा दी है क्या? अरे मजाक कर रहे हो क्या सुशील? क्या हुआ भाई? एक तो अपना दूसरा सुपरवाइजर वो सबरजीत गया है छुट्टी पे, क्योंकि उसकी सास को अभी मरना था। और दूसरे तेरे साले जयप्रकाश के मैंने हाथ पैर जोड़े कि भाई जयप्रकाश एक डबल शिफ्ट कर दे, तो वो राजी भी हो गया। लेकिन देखो परसों से मुंह नहीं दिखाया है ड्यूटी पे। क्या मुंह नहीं दिखाया मतलब? अरे मतलब आया ही नहीं है वो ड्यूटी पे। उसकी ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। 5 दिन हो गए पता है, मैं घर नहीं गया। और अगर आज भी नहीं गया ना तो बीबी राखी बांधेंगे मुझे और बच्चे मामा करके पुकारेंगे। क्या हुआ? परसों से जयप्रकाश ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? परसों मेरे सामने तैयार होकर ड्यूटी पे गए हैं, मैंने खुद डब्बा दिया है उन्हें। ये लीजिए, आपका डब्बा तैयार है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, उनका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया होगा, कहाँ जा सकता है ये? हमें अभी के अभी पुलिस में जाना चाहिए। सर मेरा नाम सुशील गौड़िया है, मैं आरआर ब्लैक सिक्योरिटी एजेंसी में सीनियर सुपरवाइजर हूँ। मेरा साला जयप्रकाश परमार वहीं सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करता है। सर उसकी ड्यूटी मिनिस्टर साहब की रैली में लगी हुई थी। परसों वो घर से निकला था डबल शिफ्ट करने के लिए, और वो ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं और घर भी नहीं आया है। उसका सेलफोन भी स्विच ऑफ है। आप दोनों? ये मेरी वाइफ है मधु, जयप्रकाश की बड़ी बहन, और ये है अवंतिका, जयप्रकाश की वाइफ। सर वो बिना बोले आज तक कभी कहीं नहीं गए, कभी फ़ोन भी स्विच ऑफ नहीं किया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बिना बताए एकदम से कहाँ चले गए। हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करो। और आप जयप्रकाश परमार का सेल नंबर और आरआर सिक्योरिटी एजेंसी का एड्रेस दोनों दीजिए। सर वो जल्दी मिल तो जाएंगे ना? आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा। जयप्रकाश ड्यूटी पे आया ही नहीं है। आप एंट्री रजिस्टर चेक कर सकते हैं। यहां नहीं आया तो और कहां गया होगा? आप जीजा हैं जयप्रकाश के, कुछ तो जानते ही होंगे। मैं समझा नहीं। सुशील जी, आपका साला जयप्रकाश परमार अपने घर से यहां ड्यूटी पर आने के लिए निकला, लेकिन ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं और घर भी वापस नहीं गया। अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए गायब हो जाता है। अब बीवी को बिना बताए लोग और कहां जाते हैं? किसी बाहर वाली का चक्कर या कोई अफेयर तो नहीं था आपके साले का? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? जयप्रकाश बहुत ही सीधा आदमी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारी शादी को 16 साल हो गए हैं। इसीलिए पूछ रहा हूं मिसेस परमार कि क्या आपके पति का कोई अफेयर था? 16 साल की वफादारी हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना? पर सर आप हमारे पापा पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आप हमारे पापा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बेटा, मैं आपके पापा पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है कि आपके पापा बिना कुछ कहे कहीं चले जाएं। देखिए, वो मुझे और बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मम्मा
मम्मा आप मत रोइए ना मम्मा। मम्मा वो पुलिस वाले कुछ भी बोले जाते हैं मम्मा, आप उनकी बातों की तरफ आप ध्यान ही मत दीजिए मम्मा। प्लीज़ मम्मा मत रोइए। हाँ मम्मा, हमारे पापा जितने अच्छे आदमी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। देखना आप, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, बहुत जल्दी। बस करो ना मम्मा, मत रो। पापा मुझे लगता है कि मामा जी किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। मुसीबत में मतलब? तुम्हारे मामा बहुत सीधे इंसान हैं। नहीं मम्मी, लेकिन कोई एक्सीडेंट या कुछ? हेलो, सर्वकृपा हॉस्पिटल, मैं क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी? परसों 23 फरवरी को। एक सेकंड सर। सॉरी सर, इस नाम का कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ नहीं है। 23 फरवरी को एक एक्सीडेंट केस आया तो था, लेकिन वो एक औरत थी, सरला ठाकुर। सॉरी सर, हमारे यहाँ कोई जयप्रकाश परमार एडमिट नहीं है। सर, शहर के सारे अस्पतालों में चेक किया, जयप्रकाश परमार की ना ही कोई एक्सीडेंटल केस आई है और ना ही कोई मेडिकल इमरजेंसी। सारे मॉक्स में भी चेक कर लिया, कहीं पे भी कोई अनजान लाश नहीं मिली। जयप्रकाश परमार की तस्वीर को हमने सारे अस्पतालों में भिजवा दिया है। जैन, ये बंदा 5:30 बजे अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है, जबकि इसकी शिफ्ट 7:30 की है और ये ड्यूटी पर पहुंचता ही नहीं है। पर वो यूनिफॉर्म पहन के और डब्बा लेके निकला था। क्या ये भी हो सकता है कि शायद घर से एजेंसी जाते समय रास्ते में ही इसके साथ कुछ हुआ हो? लेकिन कोई एक्सीडेंटल या मेडिकल केस होने के चांसेस बहुत कम है, लगभग ना के बराबर, क्योंकि सारे अस्पतालों में हमने चेक कर लिया। सर, ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में प्लान ही कुछ और ये यूनिफॉर्म और ये डब्बा इस प्लान का हिस्सा हो। ये जो भी प्लान था मुझे लगता है अब तक चल रहा है, क्योंकि जयप्रकाश का सेलफोन अभी भी बंद है। तेईस फरवरी को आपके हस्बैंड के सेलफोन की आखिरी लोकेशन यहीं थी, इसी घर में, और हो सकता है वो फोन अब भी यहीं हो। आपके हस्बैंड कोई और सेलफोन इस्तेमाल करते थे? नहीं सर। मिसेस परमार, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आपके हस्बैंड मिस्टर जयप्रकाश परमार अपना एकमात्र सेलफोन स्विच ऑफ करके बाथरूम में रखते हैं, मतलब छुपाते हैं। फिर घर से ये कहकर निकलते हैं कि 2 दिन बाद डबल शिफ्ट करके लौटेंगे, जो कि एक झूठ था, क्योंकि वो ड्यूटी पर कभी पहुंचे ही नहीं। हो सकता है आपको मेरी बात सुनने में बुरी लगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपके हस्बैंड अपनी मर्जी से किसी ऐसी जगह चले गए जिसके बारे में वो नहीं चाहते थे कि आपको, इन दोनों को या किसी और को कुछ भी पता चले। ऐसा करने के पीछे वजह भी शायद कोई ऐसी होगी जिसे वो सारी दुनिया से छुपाना चाहते थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई उन्हें ढूंढ पाए। अब या तो आप जानती हैं कि ऐसा क्यों है, या आपको वाकई शायद कुछ नहीं पता है। वजह दोनों में से जो भी हो, हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर पता लगा लेंगे।
मैं जयप्रकाश को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है। वही तो, जो आदमी सिर्फ अपने काम के बारे में और अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचता है, उसी की बातें करता है, वो अचानक एक दिन ऐसे ही बिना किसी को बताए कहीं चला जाता है। ये पुलिस ना अपना काम ही नहीं करना चाहती, बस इसलिए बेबुनियाद नतीजों पर पहुंच रही है। तुम्हें ऐसी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो बेबुनियाद हो। सर, आपने किस हिसाब से अनुमान लगाया कि जयप्रकाश अपनी मर्जी से कहीं चला गया है? बताइए जरा, क्या सबूत है आपके पास? इस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर? सुशील जी, जुर्म के सबूतों के साए होते हैं और वो होते हैं सुराग। सुराग हमें संभावनाओं की तरफ ढकेलते हैं, या यूं कहिए कि सुराग वो सुई होती है जिसे हम मुजरिम के बिछाए जाल में से ढूंढ निकालते हैं, और इसी सुई से केस की सच्चाई से ली जाती है। तो बताइए, क्या है सच्चाई? क्या गुनाह है आपका? सारी बातें सिर्फ एक ही और इशारा करती हैं, घर से ऑफिस का बोलकर निकलना पर ऑफिस नहीं पहुंचना, सेलफोन स्विच ऑफ करके घर में ही छुपा देना, खुद घर से 2 दिन का टाइम लेकर निकलना, मतलब परफेक्ट एलिबी क्रिएट करना। अब अगर ये सब अपनी मर्जी से जाना नहीं है तो और क्या है? अवंतिका, मैं कहता हूं अपना जयप्रकाश लौट आएगा, बहुत जल्द लौट आएगा। मैं कह रहा हूं, देखना। मधु, जिस तरह से विक्की और रानी की जिम्मेदारी हमारी है, वैसे ही पार्थ और अंजलि की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी चाहिए। आखिर वो भी हमारे बच्चों जैसे ही हैं। पार्थ और अंजलि अब हमारी जिम्मेदारी है मधु। अवंतिका, मैंने और तुम्हारी मधु दीदी ने यह तय किया है कि चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी हो, पार्थ और अंजलि की जिंदगी जैसे चलती आ रही है, आगे भी वैसे ही चलती रहेगी। पार्थ और अंजलि की जिम्मेदारी अब हमारी होगी। विक्की और रानी की जैसे वो भी हमारे ही बच्चे हैं। जिंदगी चलती रही, अवंतिका इंतजार करती रही। जयप्रकाश के बच्चे रोज उम्मीद के दिए जलाते कि उनके पिता वापस लौट आए और ये छोड़कर जाने वाली दर्दनाक बात झूठी साबित हो। दरअसल साबित कुछ नहीं हो रहा था। इस केस में स्थानीय पुलिस कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी। कई महीने गुजर गए थे इस केस को दर्ज हुए। सुराग की सुई को जंग लग रहा था, सच बुनने के लिए धागा ही नहीं मिल रहा था। और फिर अचानक एक दिन इस केस ने ली एक अजीब
और डरावनी करवट। अरे क्या हुआ भाई, कोई भूत वूत देख लिया क्या? क्या हुआ, कुछ बोलेगा? हाँ, मैंने भूत देखा। क्या? कहाँ? पेड़ से लटक रहा था। कहाँ? पूरा कंकाल। वो गांव के बाहर पेड़ है ना, उसे लटक रहा है। अभी देखा मैंने। याद है 3 साल पहले क्या हुआ था उस पेड़ पे? क्या हुआ था? बाबू लाले ने उसकी साली शोभा लटक कर मर गई थी वहां से। अरे हाँ, उस भैरव के साथ चक्कर चला था उसका, बाद में उसको छोड़ दिया था। लेकिन वो ना छोड़ेगी, पूरे गांव का खून पिएगी। वो लौटी है बदला लेने के लिए, वही होगी। अरे क्या बातें करते हो तुम लोग, हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। कहाँ देखा कंकाल? पेड़ पर, गांव के बाहर। हटो, हटाओ ने। हटो। आसपास सर्च करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सबसे उधर देखा ध्यान से। सर, ये मिला है, जय प्रकाश परमार। सिक्योरिटी में इमरजेंसी नंबर भी है, किसी सुशील घोड़िया का। जाओ जरा। हेलो, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ? जयप्रकाश का आई कार्ड मिला है। कहाँ? बताइए ना, कहाँ मिला है? कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है? बोलिए ना। अवंतिका जी, जयप्रकाश का आई कार्ड हमें उस पेड़ के नीचे से मिला जिस पर वो कंकाल लटका हुआ। हाँ, ये मेरे साले जयप्रकाश का आई कार्ड है। वो 6 महीने से गुमशुदा है। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कंकाल जयप्रकाश का ही है? देखिए, अभी तक तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमें जयप्रकाश का आई कार्ड मिला था इस कंकाल के पास से। अवंतिका जी, हमें डीएनए टेस्ट करना होगा। उसके लिए आपकी बेटी का ब्लड सैंपल चाहिए। मैं पहले ही कह रहा था हमारे यहाँ के पुलिस वालों को कि जयप्रकाश के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ बहुत ही गलत हुआ है, पर नहीं, बार बार यही कहते रहे कि अपने आप से कहीं चला गया। यहाँ शेखावत साहब, केस हमारे पास ही है। हाँ, फाइल अभी भी ओपन है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जयप्रकाश खुद ही कहीं चला गया है।
शायद कोई लड़की वड़की का चक्कर, अफेयर हो सकता है। कोई दुश्मनी का एंगल हो सकता है। ऐसा कोई एंगल तो हमें नहीं मिला है, लेकिन कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। सोचिए, एक कंकाल रातों रात पेड़ पर कैसे लटका मिल सकता है? और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये जयप्रकाश है, तो उसी का आईडी कार्ड उसके पास में मिलना, शेखावत साहब मुझे लगता है कोई गेम खेल रहा है। थैंक्स सोलंकी। इरफान, ये जो इंस्पेक्टर सोलंकी कह रहा है बात तो सही है। रातों रात किसी पेड़ से लाश लटक सकती है, और कोई कंकाल कैसे? जैसा दिख रहा है शायद वैसा है नहीं। या फिर ये कहें कि शायद कोई हमें ऐसा ही दिखाना चाहता है। देखो भाई, पुलिस वालों को भूत प्रेत पर विश्वास करने की अनुमति नहीं होती है। मैं कहता हूँ किसी दिग्गज तांत्रिक को बुलवा लो, एक झटके में बता देगा कि शोभा लौट आई है। कंकाल देखा है ना, भूतों का पहला इशारा होता है कि गांव वालों बैंड बजने वाली है तुम्हारी। अरे भाई, अफवाहों की बहती गंगा में क्यों हाथ धो रहे हो? डीएनए टेस्ट एक ऐसी चाबी थी जो इस केस पर 6 महीने से लगे ताले को खोलने वाली थी। जयप्रकाश परमार के बेटे पार्थ के सैंपल्स उस कंकाल से मैच किए गए थे जो रातों रात गांव में पेड़ पर लटका हुआ मिला था, और साथ ही मिला था जयप्रकाश का आई कार्ड। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या डीएनए टेस्ट का रिजल्ट कुछ नए सवालों को जन्म देने वाला था? अवंतिका जी, डीएनए सैंपल मैच हो गया। वो कंकाल जयप्रकाश जी का ही। आई एम सॉरी। इरफान, 6 महीने तक सिटी पुलिस यही मानकर चल रही थी कि जयप्रकाश अपनी मर्जी से गायब है। उसका अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके घर पर छोड़ जाना, घर पर डबल ड्यूटी के लिए कहकर जाना, सारे सुराग इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये कोई अफेयर का चक्कर। जैसे ही ये केस हमारी गोद में आ गिरा, ये केस मर्डर केस बन गया। सर, अफेयर्स के कारण भी तो मर्डर्स होते हैं। होते हैं। अब ये अफेयर है या नहीं, लेकिन किसी ने तो दुश्मनी निकाली। अब ये दुश्मन कोई प्रेमी है या कोई और, इसका पता अब हम लगाएंगे। सुमन को जानती हैं आप? सुमन? सुमन का क्या लेना देना है मेरे पति के कत्ल से? बस ऐसे ही थोड़ी जानकारी चाहिए थी उसके बारे में। आप क्या जानते हैं उसके बारे में? मैंने मोहल्ले में सबसे बात की। जयप्रकाश का ना किसी से कोई झगड़ा था, ना ही कोई दुश्मनी। सर, दुश्मनी का उल्टा क्या होता है? दोस्ती या प्यार? नाम बोलो। सर, पूरा नाम तो नहीं पता, पर सुमन बोलते उसे। और जयप्रकाश के घर काफ़ी आना जाना था उसका। और जॉब ठीक चल रही है तुम्हारी? जी बिल्कुल। और आपकी? बढ़िया। और बच्चों की पढ़ाई? बच्चे, हाँ, थोड़ा सा है दिमाग। नमस्ते जयप्रकाश जी। नमस्ते प्रीतम जी। और सब ठीक है ना? हाँ। क्यों? नहीं, ऐसे ही। लगता है आप बहुत बिजी हो। फिर मिलते हैं। जी, आओ। जी। सुमन मेरे पति की अच्छी दोस्त है। उनकी पड़ोसी हुआ करती थी यूपी में।
यही कुछ 12 साल पहले। अब हमारे सेक्टर में ही रहती है, अक्सर आना जाना होता है। जयप्रकाश पहले यूपी में काम करते थे? जी, कुछ समय के लिए यूपी उमानीपुर में। आप और दोनों बच्चे यहाँ रहते थे? जी, हम यही रहते थे। जयप्रकाश वहाँ अकेले रहते थे और पड़ोसी थी सुमन, वो भी अकेली रहती थी। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? चलिए साफ साफ पूछ लेता हूँ, आपके पति जयप्रकाश और सुमन के बीच अफेयर था? देखो सच सच बोलो, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो दोनों अच्छे दोस्त थे बस। जयप्रकाश को गए हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इस बीच आपके पति की अच्छी दोस्त आपसे मिलने कितनी बार आई? जी, एक बार भी नहीं। सुमन का एड्रेस दो। जी बोलिए। पिछले 6 महीने से आपका अच्छा दोस्त जयप्रकाश गायब है, गुमशुदा। ये बात जानती हैं? जी, मैंने सुना था। लेकिन इस बीच आप उसके घर उसकी फैमिली से मिलने नहीं गई, सहानुभूति दिखाई। वैसे आप अक्सर आती जाती रहती। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? सुमन जी, खामोशी ने आज तक किसी की हेल्प नहीं की। जो भी आप जानती हैं बोल दीजिए। चलो हम बोल देते हैं जो हम जानते हैं, और शायद आप भी जानते हैं। जयप्रकाश मर चुका है, मर्डर हुआ है उसका। क्या? वैसे सुमन जी करती क्या है आप? एक्टिंग। अगर आप एक्टर हैं तो बहुत ही वाहियात रिएक्शन दिया है आपने, और दूसरा टेक लेने के लिए ना तो मेरे पास समय है और ना ही मेरी कोई इच्छा। अब आप साफ साफ जल्दी जल्दी मुझे ये बता दीजिए कि आपने जयप्रकाश को, अपने प्रेमी को, क्यों मारा? देखिए, वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे और मैंने उन्हें नहीं मारा है। तो किससे मरवाया होगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्यों और कैसे। सोच लीजिए सुमन जी, जवाब आप यही देंगे या फिर हम आपको तमीज के साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाएं? चलिए बोलिए, 6 महीने के बाद किसी 3rd ग्रेड हॉरर फिल्म का ये सीन आपने क्यों रचा? अभी बोल देंगी तो आपके लिए बेहतर हो, नहीं तो जवाब तो हम आपसे निकलवा ही लेंगे। ऐसे नहीं तो अपने तरीके से। मैं अवंतिका जी के घर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। कोई खास वजह? आप तो उनके पति की अच्छी दोस्त थी, पड़ोसन थी जब वो उमानियापुर में अकेले रहते थे, और आप भी अकेली रहती थी। जयप्रकाश जी की बीवी को भी वही गलतफहमी थी जो इस वक्त आपको है, कि मेरे और जयप्रकाश जी के बीच में कोई अफेयर चल रहा था। सुमन जी, गलत काम आप करें और गलतफहमी हमें है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और मैं आपसे आखिरी बार कहती हूँ कि मैंने जयप्रकाश जी को नहीं मारा है और ना ही मरवाया है। मुझे तो खुद उनके गायब होने के 1 हफ्ते बाद पता चला कि वो गायब है। और हाँ, एक और बात, जिस दिन वो काम पर गए थे और वापस नहीं आए, उस दिन हम मिले थे। अरे सुमन, कैसी हो? अरे जयप्रकाश जी, आप उनसे क्यों मिली थी और आप दोनों मिलकर कहां गए थे? इस क्यों का कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि हम अचानक ही मिले थे, इत्तेफाक से। फिर हम अपने अपने रास्ते चले गए। मुझे मार्केट जाना था और उन्हें ड्यूटी पर जाना था। थैंक यू सुमन। जी थैंक यू की क्या बात है, जल्दी मिलते हैं। जी बिल्कुल जल्दी मिलेंगे। बाय बाय। वहां से RR सिक्योरिटी एजेंसी करीब 5 मिनट की दूरी पर था। चाहे वो पहुंचे ही नहीं तो फिर वो कहां गए और उन्हें वहां से कैसे पहुंचाया गया? सुमन जी, ये पता लगाना आपका काम है, मेरा नहीं। और एक बात मैं पहले से कबूल करती हूँ कि उनके गायब होने के करीब 3 महीने पहले से मैं उनके घर जाना बिल्कुल बंद कर चुकी थी, क्योंकि उनकी पत्नी अवंतिका ने आप दोनों को रंगे हाथ पकड़ दिया था। अब मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई गलतफहमी नहीं है, बस जल्दी है केस क्लोज करने की, और मैं तो सबसे आसान टारगेट हूँ। किस घर में पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते? होते हैं, पर हर घर में पति की खास दोस्त नहीं आती उससे मिलने, खास करके तब जब वो ये जानती हो कि उसकी पत्नी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर वो यहाँ पर आती ही क्यों थी? अवंतिका जी, हम भी तो यही बात जानना चाहते हैं। मेरे और मेरे पति के बीच झगड़े ही इसी सुमन को लेकर होते थे।
ये बात आपने न्यानापुर पुलिस स्टेशन में बताई थी, जहां पर आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? जी नहीं, मुझे मेरे पति, बच्चे और खुद की बदनामी से डर था। मतलब बदनामी होने जैसी कोई बात थी? नहीं थी, पर मेरे लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने सामने से ही पूछ लिया। ये कैसा भद्दा सवाल है अवंतिका? अगर ये भद्दा सवाल है ना, तो दुनिया की हर शादीशुदा औरत का दिमाग भद्दा है। वो आए दिन यहाँ पर आती है, घंटों बातें होती है तुम दोनों के बीच। ऐसा होता है तो दोस्तों को दोस्तों की पत्नियों का भी ख्याल होता है। सुमन अच्छी तरह से जानती है ना कि मुझसे पसंद नहीं करती, फिर क्यों आती है वो यहाँ पर? एक बात बताऊं तुम्हें, उसकी सगाई हो चुकी है, बहुत जल्दी शादी होने वाली है। अब तो शक को दिमाग से निकाल दो। उसके बाद से मुझे उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, और अब तो शायद उसकी शादी भी हो गई होगी। शादियों ने अफेयर्स कहाँ रोके? ज्यादातर अफेयर्स शादीशुदा लोगों के बीच ही होते हैं। होते होंगे, पर मेरे पति ऐसे नहीं थे, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पति और सुमन के बीच कोई चक्कर नहीं था। मान लेते, पर किसी ना किसी के साथ तो चक्कर जरूर था अवंतिका जी। इरफान, ये इश्क दूध जैसा नहीं है। सर आज तक इश्क को खून कहा गया है, पानी कहा गया है, पर दूध? अब देखो ना, दूध को अगर तेज आंच पर उबाला जाए तो वो गिरकर आधा होता है। बात तो सही है आपकी। और अगर धीमी आंच पर उबाला जाए तो वो गाढ़ा होता जाता है, और गाढ़ा होता जाता है, और उसके बाद जल जाता है। इरफान, मुझे इस केस में जले हुए इश्क हुआ है। मेरा मंगेतर, उसका इन सबसे क्या ताल्लुक? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अवंतिका जी को शक था कि आपका और जयप्रकाश का अफेयर है। क्या ये मुमकिन है कि अभिषेक को भी ऐसा ही कोई शक हो? प्लीज अभिषेक को इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। उसका मेरे और जयप्रकाश जी की दोस्ती से कोई लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, ये तो हम ले देकर पता लगा ही लेंगे। वैसे अभिषेक करते क्या? प्रोफेसर है। अभिषेक, तुम भी हद करते हो। छोड़ो ऐसे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम सारा काम लखनऊ में ही छोड़ के आओगे, और शायद इसीलिए मैंने छुट्टी ली थी ताकि हम दोनों एक साथ वक्त बिता पाए। सॉरी यार, बस ये एक चैप्टर खत्म कर लूं। वैसे भी अपनी थीसिस में मैं भयंकर लेट हो चुका हूँ, और यहाँ से लौटने के बाद मुझे कॉलेज में बैक टू बैक लेक्चर्स लेने हैं। बस इतना सा खत्म कर लूं, फ्लो में हूँ। चाय तो पी लो। लखनऊ के किस कॉलेज में प्रोफेसर? शिवरंजन कॉलेज। उनका फोन नंबर? हेलो, प्रोफेसर अभिषेक शर्मा, आउटर जोधपुर पुलिस से पीएसआई इरफान मेवती बोल रहा हूँ। फरमाइए। फरमान ये है कि कल शाम आप जोधपुर पहुंच जाइए और सीधा हमारे पुलिस थाने हाजिर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा उस जयप्रकाश परमार मर्डर से कोई वास्ता है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रोफेसर साहब बड़े तेज हैं आप। हमने सवाल किया नहीं, पर आपने जवाब पहले दे दिया। आपको तो मतलब हॉट सीट पर बैठना चाहिए। अपना एड्रेस SMS कर रहा हूँ, कल शाम से पहले जरूर पहुंच जाना। लेट मत करना, ये केस पहले से काफी लेट हो चुका है। सर क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर। एक प्रोफेसर खून कर सकता है? इरफान, अभी तक ऐसी कोई डिग्री नहीं बनी जो जलन को रोक सके, और अगर ठुकराया हुआ दिल चला तो फिर जुर्म की PhD होती है। इस पेचीदा केस के पर्चे में एक से एक कठिन सवाल थे। पुलिस को कुछ के जवाब तो मिल रहे थे, लेकिन क्या वो जवाब इस इम्तिहान को पास करने के लिए काफी थे? इस केस का सबसे पेचीदा सवाल मानो आउट ऑफ सिलेबस था, एक्चुअली आउट ऑफ द वर्ल्ड था। आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई थी कि गायब होने के पूरे 6 महीने बाद कातिलों ने जयप्रकाश के अवशेष को सारी दुनिया के सामने पेश किया? और क्या इसके साथ किया था? नॉर्मली एक बिना कफन की बॉडी को कंकाल बनने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। जयप्रकाश लगभग 6 महीने पहले गायब हुआ था। इसका मतलब उसका मर्डर उसी दिन हो गया होगा जिस दिन वो गायब हुआ था। देखिए, जयप्रकाश जी के मर्डर से हमारा कोई वास्ता नहीं, पर फिर भी पुलिस मुझे और मेरे फियांसे अभिषेक को परेशान कर रही है। ऐसा क्यों? पुलिस मुझसे भी सवाल कर रही है, वो सबसे पूछताछ कर रही है। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे पति की मौत कैसे हुई?
ये क्या कह रही हैं आप? मैं कह नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ, क्या तुमने मेरे पति जयप्रकाश का खून किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझसे ऐसा सवाल कर सकती हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि बात यहाँ तक बढ़ सकती थी। सुनिए, बार बार एक सवाल खाए जा रहा है। क्या? जयप्रकाश और सुमन कुछ था? मुझे नहीं पता। चलता हूं। जयप्रकाश परमार। सोचिए, एक कंकाल रातों रात पेड़ पर कैसे लटका मिल सकता है? सर, ये सुमन का मंगेतर अभिषेक अभी तक पहुंचा नहीं है और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। और सुमन, वो भी फुर हो गई? वो यही है, मैंने कांस्टेबल लगा रखा है उसके पीछे। ये मर्डर परफेक्ट था। 6 महीने हो चुके थे। जयप्रकाश की मिसिंग फाइल धूल चाटने लगी। उसकी मौत की सच्चाई काफी गहराई में दफन थी। फिर उसकी मौत की ऐसी नुमाइश क्यों? किसी को तो फायदा था इससे। सर, ये अभिषेक अगर हमसे भाग रहा है तो बंदा गड़बड़ है। हमने घोड़े को तालाब तक बुलाया, घोड़ा नहीं आया। अब देखते ये हैं कि घोड़ा कहां तक दौड़ता है, और वो भी बिना पानी के। जी, हम आउटर जोधपुर पुलिस स्टेशन से आए हैं। अभिषेक से मिले। अभिषेक तो घर पर नहीं है। मैं उसका पिता विकास शर्मा। अभिषेक कानपुर गया है अपने बुआ के घर। बुआ का एड्रेस दीजिए, कानपुर वाला। जी अभिषेक है घर में? जी हाँ, वो सो रहा है। लेकिन आप कौन? प्रोफेसर साहब को उठाइए, उनसे कहिए कि आउटर जोधपुर पुलिस को कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो सिर्फ वो दे सकते हैं। सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस तरह का जवाब तो क्लास का सबसे मूर्ख स्टूडेंट देता है। आप तो प्रोफेसर, ज्ञानी, और एक ऐसी हत्या के बारे में नहीं जानते जो हत्या आपने खुद की। सर, सच्चाई ये है कि मैं बहुत डर गया था, इसलिए लखनऊ से भागकर मैं अपनी बुआ के घर गया कानपुर। कानून के बुलावे पर आदमी तभी डरता है जब वो कानून का गुनहगार होता है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जयप्रकाश का मर्डर कब हुआ, किसने किया, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। ये रहे तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स। जिस दिन जयप्रकाश गायब हुआ 23 फरवरी 2014, तुम अपनी मंगेतर सुमन के घर पर थे, यहीं जोधपुर में। वो मेरा गुनाह है? अपनी मंगेतर के घर पर रहना? गुनाह तो तुम्हारी मंगेतर कर रही थी, तुम तो चल रहे थे, चलकर राख हो रहे थे। ये नॉनसेंस है। तुमने उन्हें देखा, एक साथ देखा, सुमन और जयप्रकाश को। तुम्हें सुमन पर पहले से शक था, इसलिए तुम उसका पीछा कर रहे थे। तुमने सुमन और जयप्रकाश को लैंड हैंड पकड़ा, और जैसे ही सुमन ने जयप्रकाश को ड्रॉप किया, तुमने उसे धर लिया। अरे अभिषेक, तुम यहाँ? ये झूठ है। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जयप्रकाश को तुमने अकेले मारा या फिर सुमन ने भी साथ दिया तुम्हारा? जब ये केस खत्म होगा और असली कातिल पकड़ा जाएगा, आपको हंसी आएगी कि आपने मुझसे ऐसे सवाल किए। मैं एक प्रोफेसर हूं, एक कॉकरोच नहीं मार सकता, इंसान को क्या मारूंगा? प्रोफेसर साहब, जलन एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे विद्वानों से गुनाह करवा देती है। झूठ, सरासर झूठ है। मैं मानती हूँ उस दिन अभिषेक यहाँ जोधपुर में थे, लेकिन ये पूरे दिन मेरे घर पर थे।
अच्छा अभिषेक, मैं ना जरा मार्केट से होकर आती हूँ। मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं हो आऊंगी और मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो बाय बाय। फिर मार्केट जाते वक्त मैं जयप्रकाश जी से टकरा गई। टकराई नहीं, मिली। बाकायदा आप दोनों की मीटिंग फिक्स थी। घर से निकलते वक्त आपने अभिषेक से कहा कि आप अपने अच्छे दोस्त जयप्रकाश परमार से मिलने जा रही। जयप्रकाश परमार जिसे आप सालों से जानती थी, अभिषेक को जानने से पहले से। नहीं, जयप्रकाश परमार का नाम सुनते ही अभिषेक के अंदर जलन की लहरें दौड़ने लगती हैं। जी आप दोनों का पीछा करता है, आप दोनों की मीटिंग में आ जाता है, आप दोनों के बीच झगड़ा होता है, गर्मा गर्मी होती है और इसी गर्मा गर्मी के बीच अभिषेक जयप्रकाश परमार को मार डालता है। या फिर ये कहें कि शायद आप दोनों मिलकर उसको मार डालते हो। उस वक्त आपके पास शायद अभिषेक का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं होगा और अब दोनों मिलकर इस जुर्म पर मिट्टी डाल रहे हैं। सर आई एम सॉरी टू से, पर आप किसी बी ग्रेड फिल्म की कहानी बुन रहे हैं। सर अगर हमने जयप्रकाश परमार का कत्ल किया है और उसके मर्डर को छुपाना चाहते हैं तो हम दोनों क्यों उसके स्केलेटन को बाहर निकालते और उसकी हड्डियों से शहर भर में ढिंढोरा पीटते? ये पेपर आपने सेट किया है तो जाहिर सी बात है सारे जवाब भी आप ही जानते होंगे। अगर आप हमें वो जवाब नहीं देते जो जवाब हमें चाहिए तो फिर हमें आपसे इसकी कोचिंग लेनी पड़ेगी। वो क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स। ये वैसा ही है जैसा आपके कॉलेज में होता है, लेकिन एक फर्क है इसमें। इस क्रैश कोर्स की फीस बहुत भारी जो आप दोनों को मिलकर चुकानी पड़ेगी। मंजूर है? Oh my God, देखिए सर, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, जयप्रकाश जी के मर्डर से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सर आप खुद ही एक बात सोचिए, जयप्रकाश जी का मर्डर करके क्या मिल जाता हम दोनों को? बताइए, क्या मिलता हमें? अभिषेक और सुमन के इंटेरोगेशन और क्रॉस क्वेश्चनिंग में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस सब के बाद भी अभिषेक और सुमन टस से मस नहीं हो रहे थे। वो दोनों अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर रहे थे। अब पुलिस को डाउट होने लगा था कि क्या ये जोड़ा वाकई में दोषी है या नहीं। हेलो, सब इंस्पेक्टर इरफान मेवती? हाँ बोल रहा हूँ। विशाल चौहान बोल रहा हूँ। सर मुझे जयप्रकाश परमार के बारे में आपको कुछ जानकारी देनी थी। जयप्रकाश? हाँ बोलिए। हमें कातिल का पता चल गया अवंतिका जी। सुमन ने कबूल कर लिया? हमें एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि कातिल ने जयप्रकाश जी के कंकाल को कत्ल के पूरे 6 महीने के बाद बाहर क्यों निकाला और क्यों ऐसे उसे पेड़ पर लटकाया। लेकिन हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। सुमन ने कुछ बताया आपको कि उसने और उसके मंगेतर ने ऐसा क्यों किया? सुशील जी, कुछ बातें हैं जो हम ठीक से समझना चाहते हैं और हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा अभी। अभिषेक और सुमन से काफी पूछताछ की और हर तरीके से पूछताछ की, लेकिन वो दोनों अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। क्या हमारे जयप्रकाश को इन्हीं दोनों ने मार डाला? मर्डर करना इतना आसान नहीं होता है सुशील जी। आदमी गुस्से में आकर कुछ कर जाता है और सोच समझकर मर्डर करना, फिर उसके कंकाल को निकालकर पेड़ पर लटकाना नहीं, कि किसी पेशेवर हत्यारे की मदद के बिना नहीं हो सकता। आपका मतलब है कि सुमन और अभिषेक ने पहले भी ऐसे खून किए हैं? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हमने पहले भी ऐसे सैकड़ों केस सुलझाए। होता क्या है अवंतिका जी, जैसे ही हमें किसी मर्डर केस में किसी पेशेवर हत्यारे का हाथ दिखता है तो हम अपने पेशेवर खबरें को इशारा कर देते हैं, और जयप्रकाश के केस में भी हमने ऐसा ही किया। अब बहुत ही अहम जानकारी हमारे हाथ में। कैसी जानकारी? हाशिम नाम है उसका, हाशिम अंसारी। पूरे देश में सुपारियां उठाता है। जिस दिन जयप्रकाश परमार गायब हुआ उस दिन ये हाशिम अंसारी अपने जोधपुर में ही था। अकेला काम करता है, चुपचाप, चूहे की तरह। इस चूहे का बिल कहाँ बन? चूहे के बिल का तो पता नहीं है साहब, लेकिन बिल से बाहर निकालने का तरीका मालूम। क्या है वो? कातिल हो या खबरी, पेशेवर को गर्मा गर्म रोकड़े की खुशबू खींच लाती है साहब। इस पेशेवर चूहे के लिए हमने एक चूहेदानी बिछाई। एक सुपारी का 6 लाख, बाकी खर्चा अलग से।
अच्छा, मारने के बाद लाश ठिकाने भी लगानी है हाशिम भाई, दफना देनी है। 10 लाख। कुछ कम नहीं हो सकता हाशिम भाई? आधा मारूं तो चलेगा, आधा दफना दूं तो चलेगा? अच्छा ठीक है, 10 डन करते हैं। तो बताओ कब और कहाँ मिल सकते हो? जिसको मारना है तस्वीर लाए उसकी। हाँ लाए ना, ये रही। इसको मारना है, मार के दफनाना है और उसके 6 महीने के बाद इसके कंकाल को निकाल कर एक पेड़ पर लटकाना है। मंजूर है? उस पेशेवर ने कुछ बताया? सुमन और अभिषेक ने कंकाल बाहर क्यों निकलवाया? कंकाल इसलिए बाहर निकलवाया सुशील जी, क्योंकि सिर्फ मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने से गायब हुए आदमी का जीवन बीमा भी गायब हो जाता है, दफन हो जाता है। जीवन बीमा लेने के लिए लाश का मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए कंकाल को बाहर निकालकर पेड़ से लटकाया गया और फिर आई कार्ड को उसके नीचे फेंका गया। और अब जब यह प्रूव हो गया है कि वो कंकाल जयप्रकाश जी का ही है, तो हक के साथ इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। सर, मैं जयप्रकाश परमार की इंश्योरेंस पॉलिसी हैंडल कर रहा हूँ और अभी इस पॉलिसी पर एक क्लेम आया है। मुझे पॉलिसी क्लेम करने वाले की डिटेल्स चाहिए, सारी डिटेल्स। होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सोच, हमारी नज़र, हमारी तहकीकात थोड़ा बहुत भटक जाती है। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि जयप्रकाश का सुमन के साथ अफेयर था। सुमन का मंगेतर अभिषेक इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जयप्रकाश का कत्ल कर दिया। पर कहानी तो इससे एकदम उल्टी है। धोखा तो जयप्रकाश के साथ हुआ था, उसका कत्ल आपने किया। अब तक तो हम सोच रहे थे कि बेस्ट एक्टिंग की ट्रॉफी सुमन को मिलनी चाहिए, पर आप तो उसे कच्चा चबा दिया। आपने तो सीधा ऑस्कर मार लिया है अवंतिका परमार। कातिल जयप्रकाश की पत्नी, उसके 2 टीनेज बच्चों की मां, एक अधेड़ उम्र की हाउसवाइफ अवंतिका परमार थी। अब 2 सवालों के जवाब चाहिए थे इस केस को क्लोज करने के लिए। अवंतिका ने अपने पति का कत्ल क्यों किया था और जयप्रकाश के साथ क्या धोखा हुआ था? अब आप सोच रहे होंगे कि उस पेशेवर हत्यारे हाशिम अंसारी से अवंतिका का कांटेक्ट कैसे और वो हमसे मिलने के लिए राजी कैसे हो गया। हमने जो वो चुड़ैखानी बिछाई थी ना, उसमें हमने एक पर्ची पर नाम लिखा रखा था और वो नाम हमारा काम कर गया था। कौन बोल रहा है? एक आदमी को मारना है। अरे तो मार डालना, मुझे क्यों फोन कर रहा? क्योंकि हमसे किसी ने कहा है कि ये काम आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता हाशिम भाई। मेरा नाम किसने दिया तुझे? जोधपुर का सुशील गोड़िया। सुशील जी, आपका नाम तो मतलब जादू कर गया। आपका नाम लेते ही वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हाशिम अंसारी हमसे सुपारी उठाने आ गया। अरे ये क्या कहते जा रहे हो इंस्पेक्टर? जयप्रकाश मेरा साला था। करेक्ट। अवंतिका जी भी आपको भाई साहब बोलती, घर का बड़ा मानती है। सुशील जी, आपने हमसे ये तो पूछा ही नहीं कि उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से हमने आपका नाम क्यों लिया। चलिए कोई नहीं, मैं ही बता दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि कभी कभी हम भटक जाते हैं। जब सुमन और अभिषेक ने अपना जुर्म नहीं कबूला तो हमने अपनी गाड़ी का गियर बदला, रास्ता बदला। इरफान, इस सुमन और अभिषेक को रहने देते हैं, ये वो लोग नहीं है। सर, ये भी तो हो सकता है कि सुमन और जयप्रकाश का चक्कर इस अवंतिका से देखा ना गया और उसने खत्म कर दिया जयप्रकाश और अब इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर रही है। मतलब एक तीर से 2 निशाने। बहुत देर से मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है, इस कत्ल से किसको क्या मिलने वाला था, किसको फायदा होने वाला था? इंश्योरेंस का पैसा है तो फायदा ही फायदा। सर, इन पैसों के लिए कंकाल निकाला गया हो। दिखनी किसी अकेली औरत के बस की बात नहीं है।
आज तक किसी को दफनाने के बाद बाहर नहीं निकाला। हम तो रोज रोज करते हैं ना। अब तो आप दोनों लोगों की रोज रोज ऐश है। बीमा कंपनी तरह पैसा तो दे रही है, और हाँ, तो 2 लाख निकालने का मेरा अलग से रखना। जयप्रकाश को मारकर गाड़ने के 4 लाख और निकालकर लटकाने के 2 लाख। क्यों? सही हिसाब लगाया ना मैंने? अरे सुशील भाई साहब, आप आइए ना, अंदर आइए। तुम्हारी मधु दीदी ने सब्जियां भेजी है, बहुत ताजी ताजी हैं। थैंक यू। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, वो मैं पकोड़े बना रही हूँ, गर्मा गर्म खाकर ही जाइए ना। अरे संकोच मत करिए, आइए ना। ये रहे आप दोनों के नंबर्स के रिकॉर्ड। बहुत बातें होती थी आप दोनों के बीच, जयप्रकाश के गायब होने से पहले भी और उसके कत्ल होने के बाद। अब आप दोनों कहोगे कि रिश्तेदार हैं तो बातें तो होंगी। बात भी सही है, दिन में रात में लंबी लंबी बातें, ऐसी भी क्या बातें होती थी। और ये बात सिर्फ बातों तक ही सीमित थी? क्यों सुशील जी, आप कुछ कहेंगे अवंतिका जी? सुशील भाई साहब। भाई साहब मत बोलना, ऐसे कहोगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे बीच कुछ है ना? मैं जानता हूं कि है, क्योंकि मेरे और मधु के बीच में अब कुछ नहीं रहा, और तुम्हारे और जयप्रकाश के बीच कुछ नहीं। सच है ना? जले हुए पकोड़े हों या रिश्ते, कड़वी बू तो आ ही जाती है। आपको कुछ कहना नहीं है मुझसे। और आज तुमने मुझे भी मार डाला, लेकिन अपने बच्चों की खातिर मैं जिंदा रहूंगा, और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर तुम्हें भी जिंदा समझूंगा। मैं इसे एक बुरा सपना समझ के भुला दूंगा, लेकिन मुझे दोबारा ही सपना मत दिखाना अवंतिका। तुम और जीजा जी इस घर में नहीं, वहां मधु दीदी के घर में भी आग लगाओगे। आपको अपने आप पे घिन नहीं आती जीजा जी? ये तो करता है मधु दीदी को जाके सब कुछ बता दूं। ऐसा मत करो, देखो चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन ऐसा मत करो, वो बेचारी अपनी जान दे देगी। हम दोनों के बच्चों की खातिर मुझे माफ कर दो जयप्रकाश, मेरे भाई मुझे माफ कर दो। आप जैसा भाई हो ना, तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? तू है
उस दिन के बाद से जयप्रकाश मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आने लगा। बात बात पर ताने, बात बात पर नीचा दिखाना। मेरी जिंदगी नर्क बन गई। मुझ पे हाथ उठाने का एक मौका नहीं छोड़ते। रोज नए नए सवाल पूछते, गंदे भद्दे सवाल, और बच्चों और दुनिया के सामने ऐसे नाटक करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अकेले मिलने पर जयप्रकाश एक अलग ही रूप दिखाता था। उसने भी तो आप दोनों को एक अलग ही रूप में देखा था। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से। रोज मुझे गालियां देते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे ताने देते हैं, जबकि हमारे बीच में अब तो सब कुछ बंद हो गया है। बंद हो सकता है कभी, पूरी तरह बंद हो सकता है कभी अवंतिका। होना ही पड़ेगा सुशील, और कोई चारा नहीं है अवंतिका, चारा है। क्या कि मैं अपनी जान दे दूं? तुम क्यों अपनी जान दे दोगी? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अवंतिका, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। और अगर मरना ही है तो हमारे प्यार के दुश्मन को मरना चाहिए। तुम दोनों ने मिलकर मेरे भाई का खून किया है। जयप्रकाश, मैं माफी नहीं, थोड़ी सी रहम मांग रहा हूं मेरे भाई। मुझे तेरी मदद चाहिए। तू जो बोले मैं वो करने को तैयार। बस एक मौका दे दो। क्या मदद चाहिए? मैंने एक छोटी सी जमीन देख रखी है, तुम्हारी दीदी को उसके जन्मदिन पर तोहफा देने की सोच रहा हूं। ठीक है, मैं अभी वो जमीन पक्की करने जा रहा हूं। तू एक बार साथ में चलकर फाइनल कर दे। ठीक है, 2 दिन के बाद चलते हैं। मेरी डबल ड्यूटी है, वैसे भी एजेंसी में लोग कम है। सौदा आज ही डन करना है, बस आधा घंटा लगेगा। वैसे भी तुझे डबल शिफ्ट करना है। तू कहे तो मैं बॉस से बात करता हूं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी चलते हैं। यहाँ कहाँ है प्लॉट? प्लॉट नहीं है, हमारा अलग ही प्लॉट है। क्या चल रहा है सब? अवंतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवंतिका इस प्लॉट में शामिल है जयप्रकाश। क्या हो क्या रहा है अवंतिका? क्या है ये? मैंने ही सुशील से कहा था कि मुझे भी इस प्लॉट में एक छोटा सा हिस्सा खरीदना है, तुम्हें तोहफे में देने के लिए। 6 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा। अच्छा, तो सुशील वो पछतावा, वो सब नाटक था। हाँ यार, नाटक था, पर अब जो होने वाला है ना, नाटक नहीं, बिल्कुल 100% असली। हम तुम्हें इसी जमीन में दफनाने वाले हैं। और साथ ही तुम्हारी सारी गालियां, सारी मार और सारे ताने, सब कुछ एक साथ दफन हो जाएगा। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। चलो निकलो यहाँ से।
मैं इससे बार बार कहता था मुर्दे को मत उखाड़ो। आज तक किसी को पता नहीं चला है, आगे भी नहीं चलेगा, पर नहीं मानी। घर कैसे चलता मेरा? इन्होंने कह तो दिया कि दोनों घर संभाल लेंगे, पर आमदनी कहाँ थी? अगर मुझे ये बीमा के पैसे नहीं मिलते तो आगे बहुत बुरे दिन देखने पड़ते। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे। प्यार और मोहब्बत से घर तो नहीं चलता है ना। प्यार और मोहब्बत ये दोनों तुम्हारे पति जयप्रकाश ने तुमसे की थी, तुम दोनों के बच्चों के खातिर, अपनी बहन की खुशियों के खातिर। उसने अपने दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया था। वो तुम दोनों को माफ करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तुम दोनों में कोई बदलाव नहीं आया। और तुम दोनों के बीच कोई प्यार व्यार नहीं था, बल्कि तुम दोनों को वासना की आदत लग गई थी। तुम दोनों इतने कमजोर और खुदगर्ज हो गए थे कि इस वासना को छोड़ नहीं सकते थे। सर, आप इन दोनों को जो भी सजा देना चाहते दे दीजिए। मैं इन दोनों का मुंह तक नहीं देखना चाहती। सुशील गौड़िया, अवंतिका परमार, इस पुलिस स्टेशन में रोज एक बात साबित होती कि जुर्म कभी कामयाब नहीं होता। हर मुजरिम को उसकी कीमत चुकानी पड़ती। पता है अभिषेक, जब मैं यहाँ जोधपुर आई थी ना जॉब पर, तो जयप्रकाश जी ने मेरी बहुत मदद की थी। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे ये घर दिलाया था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और अपनी बीवी और बच्चों से बेहद प्यार करते थे। अभी कभी तुमने तो मुझ पर शक नहीं किया ना? अवंतिका परमार, सुशील गोड़िया और हाशिम अंसारी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के चार्जेस लगाए गए हैं। साथ ही सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने के लिए धारा 201 भी लागू की गई है। तीनों आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। दोनों परिवारों के बच्चे गहरे शौक में हैं। इस संगीन जुर्म में एक परिवार से एक मां, एक पत्नी शामिल थी। दूसरे परिवार से एक पिता, एक पति शामिल थे और पीड़ित था एक पिता, पति और भाई। अगर हम में से किसी को भी यह लगता है कि अगर अवंतिका को इंश्योरेंस के पैसों का लालच ना होता तो यह जुर्म कभी पकड़ा ही ना जाता, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कुटिल सोच, आपराधिक इरादा एक वायरस की तरह से है। जब यह दिमाग में घर कर लेता है तो पूरी तरह से हावी होकर अपराधी के दिमाग में यह भ्रम पैदा करता है कि उसका अपराध कभी नहीं पकड़ा जाएगा। जबकि सच्चाई यह है और हमेशा रहेगी कि क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।